मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास की हिंदी विषय का जो पेपर अभी आपका सितंबर 2022 में हुआ है हरियाणा बोर्ड का, ये मैंने सॉल्व किया है आपका सारा पेपर। ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 20% पेपर जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में से लिया जाता है फाइनल में। तो आप इस पेपर को ध्यान से देखें और उस पेपर को करने का प्रयास करें। देखिए, पहला प्रश्न दिया, गोपियों के लिए व्याधि क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, सूरदास के पद में से प्रश्न लिया गया है। गोपियों के लिए व्याधि आपको पता है योग। योग उनके लिए व्याधि है, एक प्रकार की बीमारी है। उद्धव उनको योग की शिक्षा देने आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा लेना नहीं चाहती, वो उसको एक प्रकार से बीमारी मानती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा क्या है। अवधि। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। बाल कांड में से ये लिया गया है और तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, बालक बसंत को झूला कौन झुला रहा है। बालक बसंत को पवन झुला रहा है। आपको पता है स्टूडेंट, ये देव कवि हैं रीतिकाल के, इनकी कविता है, इनकी जो सवैये हैं एक प्रकार से, और उसमें से ये लिया गया है। और इसमें जो है बालक बसंत को झूला झुला रहा है पवन। चौथा प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य को हम आत्मकथा भी कहते हैं। इस कविता में से प्रश्न लिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को कहा है रीति गागर। उन्होंने रीति गागर कहा है भावहीन मन को, जिसमें कोई भाव नहीं होते। पांचवा प्रश्न देखिए, किसका स्वप्न देखकर कवि जाग गया। ये भी आत्मकथ्य में से ही है। जयशंकर प्रसाद जी की कविता में से कवि जो है सुख का स्वप्न देखकर जाग गया। तो स्टूडेंट, ये आपका पहला पेज था। अब मैं दूसरा पृष्ठ करता हूँ। आप इसको यूं का यूं देखिए ताकि आपको पता लगे कि आपने खुद परीक्षा में क्या किया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी। नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा थी फौजी। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया एक गद्य का पाठ है, जिसमें नेताजी की मूर्ति के बारे में बता रखा है और कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बता रखा है। कहानी आपको सारी पता है। सातवां प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। आपको पता है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित पाठ है बाल गोविंद भगत। आठवां प्रश्न देखिए, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील का अर्थ होता है आसानी से ना पचने वाला। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आपके 10वीं क्लास में पाठ है लखनवी अंदाज, जो यशपाल लेखक ने लिखा है। उसी में ये लखनवी अंदाज पाठ में ही जो है नवाब साहब और लेखक के बीच जो ट्रेन के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर जो है सेकंड क्लास के दर्जे में जो बातचीत भावों से होती है, आँखों से होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो नवाब साहब जो खीरा सूंघ करके ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक देते हैं, वो सारी घटना आपको पता है। तो खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ होता है आसानी से ना पचने वाला। खीरा जो है आसानी से नहीं पचता है। 9वां प्रश्न देखिए, फादर से बात करना किसके संकल्प से भरना है। फादर कौन। फादर कामिल वुल्के। यह पाठ आपको पता है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। इसमें फादर कामिल वुल्के के बारे में बताया गया है। और फादर से बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे मिलना, जब भी उनसे मिलते थे तो वो कर्म करने की प्रेरणा देते थे। तो ये प्रश्न उसमें से निकाला गया कि फादर से बात करना किसके संकल्प से भरना था। फादर से बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। 10वां प्रश्न देखिए, लेखिका की सबसे अधिक सम्मानित प्राध्यापिका कौन थी। आपको पता है ये कहानी है, एक कहानी है अभी, जो प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी ने लिखी है। मन्नू भंडारी जी का आपको पता है इसी वर्ष निधन हुआ है। तो ये जो एक कहानी यह भी इस पाठ में से लिखा गया है। इस पाठ में से ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया गया है। तो लेखिका की सबसे सम्मानीय प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए, अगले में अलंकार है, जगती जगती की मूक प्यास में यमक अलंकार है, सही या गलत। आपको पता है ये सही है। यमक अलंकार होता है जहाँ एक जैसे दो शब्द होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो एक जगती का मतलब है संसार, एक जगती का मतलब है जागना। तो जहाँ जैसे आपने वो उदाहरण भी सुना है ना कविता का, काली घटा का घमन घटा, सूर सूर तुलसी शशि, कनक कनकते 100 गुणी। तो जितने भी शब्द रिपीट होते हैं एक जैसे, इनके अलग अलग अर्थ जब होते हैं तो वो आपका यमक अलंकार होता है। दूसरा देखिए, लड़की अविकारी शब्द है, सही या गलत। गलत। लड़की अविकारी शब्द नहीं है, लड़की जो है विकारी शब्द है। संज्ञा सर्वनाम
विशेषण, क्रिया, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के, क्रिया के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, तो ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। अपरिवर्तनशील शब्द, तो लड़की आपको पता है अपरिवर्तनशील नहीं है, लड़की का हम लड़कियां भी कर सकते हैं, तो ये गलत है। अगला 13वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरें। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपको पता है 16 मात्राएं होती हैं। 14वां प्रश्न देखिए, दोहा छंद में, दोहा छंद में 3 चरण होते हैं, सही या गलत? नहीं, ये प्रश्न आपका गलत है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका गलत है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरें। आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ पूछ रखा है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। तो स्टूडेंट ये 15 प्रश्न हो गए। अब 16वां प्रश्न देखिए, 16वें प्रश्न में क्या कहता है, 16 से 18 इन प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए 16वां, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कृतिका भाग 2 का पाठ है माता का आंचल, उसमें से प्रश्न लिया गया है। तो आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर देखिए, भोलानाथ को अपने मित्रों और साथियों के साथ उछल कूद करने में अत्यधिक सुख मिलता है। जब माँ बच्चे की तेल डालकर मालिश करती है और चोटी को गूंथ देती है तो वह सिसकने लगता है, परंतु जैसे ही वह अपने साथियों के साथ खेलना शुरू करता है तो वह सिसकना भूल जाता है। तो ये इसका उत्तर है। 17वां प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? स्टूडेंट ये भी आपका कृतिका भाग 2 का पाठ है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, ये सटीक उत्तर हैं, आपको परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ही तैयार करने हैं। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भले ही स्वतंत्र भारत में सब प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन भारतवासियों में आज भी आत्मसम्मान की भावना नहीं है। यद्यपि जॉर्ज पंचम ने भारत को गुलाम बनाकर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, लेकिन फिर भी उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है लेखक ने एक प्रकार से व्यंग किया है, बताने का प्रयास किया है कि नई दिल्ली में सब था लेकिन सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक ये बात कहना चाहता है। 18वां प्रश्न देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था? ये भी आपको पता है कृतिका भाग 2 का पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक सुंदरता की साक्षात मूर्ति लग रहा था। उस जादुई सौंदर्य के कारण लेखिका के लिए सब कुछ ठहरा हुआ और अर्थहीन था। उसकी चेतना अंतर मन में इस प्रकार डूब गई थी कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो केवल ब्रह्म की सच्ची अनुभूति ही चारों ओर प्रकट हो गई हो। इस सुंदर दृश्य ने उसे सम्मोहित कर दिया था। तो ये देखिए, ये इस प्रश्न का सटीक उत्तर बनता है। आपको इसी तरह से उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। और स्टूडेंट इस पेपर का 20% भाग मैं समझता हूँ फाइनल एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा। अगला देखिए, अगला निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखें। देखिए पहला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता क्या बताई है? वीर योद्धा अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा कभी नहीं करते। दूसरी विशेषता क्या बताई? वीर योद्धा अपने कर्म के द्वारा अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तीसरी विशेषता क्या बताई? वीर योद्धा बड़े धैर्यवान होते हैं, वे दूसरों को कभी दोष नहीं देते। चौथी विशेषता क्या बताई है? वीर योद्धा बलिदान देकर वीरता का इतिहास लिखते हैं। पांचवी और अंतिम विशेषता क्या बताई है? वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर वीरता प्रदर्शित करते हैं, कायरता नहीं दिखाते। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, आत्मकथ्य कविता के आधार पर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आत्मकथ्य, जिसे हम आत्मकथा भी कह सकते हैं, आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक संदेशपूर्ण कविता है। इस कविता की रचना उन्होंने 1932 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक के लिए की थी।
कवि जीवन के प्रति ईमानदार है, वह अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों पर भी चर्चा करना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में कोई ऐसी महानता नहीं है जिसे वह आत्मकथ्य के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करे। इससे हमें प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निर्मल व सच्ची झलक मिलती है, जो ईमानदारी से जीवन के हर पक्ष को आत्मकथा में स्थान देना जानती है। तो स्टूडेंट 21वां प्रश्न देखिए, यह आपका नेताजी का चश्मा पाठ से है। 21वां प्रश्न देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए इसका उत्तर, पान वाले की उपरोक्त टिप्पणी कौन सी? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पान वाले की उपरोक्त टिप्पणी सर्वथा अनुचित व अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उसे तो चश्मे वाले के रूप में उस देशभक्त व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। आज देशभक्ति का दिखावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों का नितांत अभाव है। देशभक्ति सीमाओं पर शहीद होना नहीं है, अपितु जहां हो वहीं से देशभक्ति के मनोभावों से भी देशभक्ति प्रकट हो सकती है। कैप्टन चश्मे वाले का व्यक्तित्व किसी भी प्रकार से सीमा के प्रहरी से कम नहीं है, अतः पान वाले जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें जो है देशभक्त लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो देश की सीमाओं पर हों और चाहे वो समाज में लोगों के बीच रह करके देश की सेवा करते हों। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है, 22 और 23 प्रश्न, इनके 50-60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। 22वां प्रश्न देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो देखिए इसका उत्तर देखिए, फादर बुल्के करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उनका हृदय अपार ममता और सद्भावना से भरपूर था। जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता, उनकी करुणा उसे अपना बना लेती। माता पिता का जिस प्रकार अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपना वात्सल्य सब पर लुटाते थे। वे कभी गुस्सा नहीं करते थे, लोगों के सुख दुख में उनका साथ देते। लेखक उन्हें अपने परिवार का बड़ा व प्रमुख व्यक्ति मानता था। उन्होंने जीवन भर लोगों को दिया ही दिया, कभी किसी से कुछ स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष जीवन भर छाया और शीतलता देता है, ठीक उसी प्रकार फादर भी देवदार की छाया समान ही आनंद देते थे। इन्हीं गुणों के कारण वे मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में प्रकाशमान थे। तो स्टूडेंट ये एक सटीक उत्तर है, इस तरह से आपको पेपर में उत्तर देना होता है। अंतिम प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो देखिए इसका उत्तर, गोपियों का मन श्री कृष्ण में स्थिर है। उनका मन चक्री की भांति संसार की माया में घूमता फिरता नहीं है। वे उद्धव से स्पष्ट कहती हैं कि आप अपना योग दर्शन अस्थिर मन वाले लोगों को सुनाओ। हम गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। वे श्री कृष्ण उनकी शक्ति व युक्ति दोनों ही हैं। कृष्ण के प्रेम ने उन्हें शास्त्रों का मर्म समझा दिया है। उनके वाक चातुर्य में कृष्ण समर्पण के कारण एक आत्मविश्वास है। वे अपने को माननीय समझती हैं और कृष्ण पर अपना अधिकार मानती हैं। गोपियों की इसी प्रेम की शक्ति के कारण उद्धव भी ज्ञानी और नीतिवान होते हुए भी परास्त हो जाते हैं। गोपियों की यही प्रेम भावना, समर्पण शक्ति वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो मैं समझता हूं आपको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त होंगे। इस प्रश्न पत्र को आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में से इसमें से आपको 20% जरूर देखने को मिलेगा। अगले किसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।